हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आज फिर से मैं आपके बीच में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर के हाजिर हूँ। यह जजमेंट भी सेक्शन 498A IPC यानी वाइफ के साथ क्रूअलिटी करना, डाउरी की डिमांड आदि करना और सेक्शन 306 IPC अबेटमेंट टू सुसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाना, इन धाराओं से संबंधित है और बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है। अभी 12 अक्टूबर 2022 को दिया गया है। इस केस में ट्रायल कोर्ट के द्वारा हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर को सजा कर दी गई थी। ऑनरेबल हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट का मामला था। मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा ट्रायल कोर्ट की सजा को कंफर्म कर दिया गया था। मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की गई। उसी क्रिमिनल अपील की सुनवाई करते हुए अभी 12 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया गया। तो आज के इस एपिसोड में देखेंगे कि केस के फैक्ट क्या थे, पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके की बहस हुई और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके का आदेश पारित किया और आपने आदेश में किस तरीके की टिप्पणी की। इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। देखते हैं कि संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, सबसे पहले केस के फैक्ट पे एक नज़र डाल लेते हैं। इस मामले में 2005 में शादी होती है। हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर थे। शादी के कुछ दिनों के बाद वाइफ के साथ एक हादसा हो जाता है। वो बाथरूम में गिर पड़ती है और आवाज़ सुन करके फादर इन लॉ जैसे ही उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि उसकी पल्स नहीं चल रही थी, तो वो आवाज़ लगाते हैं। आवाज़ सुन करके पास पड़ोस के और लोग भी आ जाते हैं। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जाती है और उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर्स उसको मृत घोषित कर देते हैं। उस महिला का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में जो डेथ का कारण पाया जाता है वो एस्पैक्सिया पाया जाता है, यानी दम घुटना। और दम घुटने की जो वजह थी, गर्दन पे बाहरी दबाव पड़ने के कारण दम घुट गया। ये पोस्टमार्टम में डेथ का कारण पाया जाता है। साथियों, पोस्टमार्टम के 3 हफ्तों के बाद उस मृतक महिला की मां के द्वारा हस्बैंड, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, इन तीनों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाती है और उस FIR में आरोप लगाया जाता है कि मेरी बेटी को ये लोग, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे तो ताने देते थे, टॉर्चर करते थे और उससे अक्सर जादू टोना पूजा पाठ के लिए कहा करते थे। जब वो मना कर देती थी तो उसको मारते पीटते थे, फिजिकली मेंटली टॉर्चर करते थे। फाइनली कुछ दिन बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म भी दिया था। पहले बच्चे को जन्म देने के बाद दूसरे बच्चे को पैदा करने का दबाव बनाते थे। हालांकि यह भी कहा गया कि दूसरी बच्चे की जो प्रेगनेंसी हुई थी वो मिसकैरेज हो गई थी। इन सारी बातों से तंग आकर के उसने सुसाइड कर लिया, यह आरोप लगाया गया था। यह आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई जाती है। इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आती है। फाइनली ट्रायल चलता है और ट्रायल कोर्ट में ट्रायल के दौरान 15 विटनेसेस को एग्जामिन किया जाता है प्रोसिक्यूशन के द्वारा और ट्रायल कोर्ट हस्बैंड और उसकी मां को सजा कर देता है। 498A और 306 IPC में सजा कर देता है और फादर इन लॉ को बरी कर देता, दोष मुक्त कर देता है, एक्विटल कर देता है। ट्रायल कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में अपील दाखिल की जाती है। मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा 31 जनवरी 2022 को ट्रायल कोर्ट के आदेश को कंफर्म करते हुए हस्बैंड और उसकी मां के द्वारा जो अपील दाखिल की गई थी उसको डिसमिस कर दिया जाता है। मद्रास हाई कोर्ट के अपील डिसमिसल ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की जाती है। हाँ दोस्तों, क्रिमिनल अपील नंबर 1628/2022 मारियानो आटो ब्रूनो एंड अनदर वर्सेज इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इस नाम से केस था। पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। अब साथियों, एक नजर डाल लेते हैं कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके का आर्गुमेंट किया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो एक्यूज्ड के काउंसिल थे, एडवोकेट थे, वो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल थे। कपिल सिब्बल साहब के द्वारा जो आर्गुमेंट किया जाता है, सबसे पहले 498A के बारे में कहा जाता है। 498A के बारे में कहा जाता है कि डाउरी की डिमांड को लेकर के मां और उसकी बेटी यानी मृतका की बहन, उन दोनों के अलावा, बयान के अलावा किसी तरीके का कोई एविडेंस नहीं है। लिहाजा सिर्फ यह कह देना कि डाउरी की डिमांड करते थे
और फिजिकली मेंटली टॉर्चर करते थे, ना तो टॉर्चर करने की कोई एविडेंस है ना डिमांड करने की एविडेंस है, इसलिए 498A का ऑफेंस अट्रैक्ट नहीं होता। 306 आईपीसी के बारे में कहा जाता है कि 306 आईपीसी तब तक नहीं बनता जब तक कि कोई ऐसी बात ना कही गई हो जो बिल्कुल किसी व्यक्ति के दिल और दिमाग पे सीधा असर करे और वो इतना डिस्टर्ब हो जाए कि सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए। इसलिए 306 का ऑफेंस भी मेड आउट नहीं होता है। यह भी आर्गुमेंट के दौरान कहा जाता है कि दोनों के बीच में कार्डियल रिलेशन थे और एक महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि जो पत्नी थी यानी मृतका थी वो बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की मेंटल डिसीज से ग्रसित थी। हाँ दोस्तों, जिसमें भ्रम हो जाता है, लोग कुछ ऐसी हरकतें करने लगते हैं कि जैसे उसको कोई भूत प्रेत आ गया हो। इस तरीके की बीमारी से ग्रसित थी और शादी के पहले से ही उसका इलाज चल रहा था। इस बात को छुपाया गया था ससुराल वालों के द्वारा, फिर भी शादी के बाद पति ने उसका पूरा ध्यान रखा, उसका पूरा इलाज कराया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सारे आर्गुमेंट्स को सुनता है और सारी गवाहियों को देखता है। सभी गवाहों की गवाही को माइन्यूटली स्क्रूटिनाइज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 306 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, ढेर सारा केसला डिस्कस किया जाता है और एक महत्वपूर्ण जो बात कही जाती है कि 313 में हस्बैंड ने कहा कि वाइफ अपनी यंग एज से ही बाइपोलर डिसऑर्डर नामक मेंटल बीमारी से ग्रसित है। इस बात को सपोर्ट किया है डॉक्टर ने, PW9 के रूप में जिसको एग्जामिन किया गया था। डॉक्टर ने कहा है कि इसकी जो पास्ट हिस्ट्री है वो सुसाइडल अटेम्प्ट की है। एक वर्ड डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है डिप्रेसिव इलनेस इन द पास्ट सुसाइडल अटेम्प्ट। तो इस तरीके का बयान दिया जाता है जो हस्बैंड के 313 के बयान को सपोर्ट करता है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों लोगों ने डॉक्टर के इस बयान को, जो साइकेट्रिस्ट आए थे उसके बयान को उन्होंने गंभीरतापूर्वक नहीं लिया और इग्नोर किया। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट एक डिटेल डिस्कशन के बाद इस नतीजे पे पहुंचता है कि ट्रायल कोर्ट ने जो कन्विक्शन का ऑर्डर पारित किया वो सही नहीं था। प्रोसिक्यूशन अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर पाया और हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के आदेश को डिसमिस कर दिया जाता है। दोस्तों, अपील को स्वीकार कर लिया जाता है। हस्बैंड और उसकी मां को जो सजा की गई थी उस सजा को खत्म कर दिया जाता है और बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, इक्विटल कर दिया जाता है। अभी 12 अक्टूबर 2022 का जजमेंट है। इस जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा साथियों। तो दोस्तों, अगर आपका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है तो यह जजमेंट आपके काम आएगा। और अगर आप एडवोकेट, आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसको आप रूलिंग ग्रुप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।